दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। और बच्चे, आज आ गई है नई वीडियो। ठीक है, फिजिक्स का ही पढ़ रहे हैं हम, प्लेली स्टडी हो रही है। आज ये 7th चैप्टर है, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। देखो बच्चे, आप लोग सोच रहे हैं सर ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके एकेडमिक में नहीं आते हैं। देखो बच्चे, आपका सिलेबस ना 2 भागों में डिवाइडेड है, 60% और 40%। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर 30 चैप्टर, 1 से लेकर 30 चैप्टर है, मैं आपको बच्चे सारे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप पर। अगर आप एकेडमिक के बच्चे हो, एकेडमिक में आपका एग्जाम होने वाला है लाइक अप्रैल और जून में, अप्रैल और अक्टूबर में, फिर तो आप चैप्टर देख लो, सिलेबस देख लो, डाउनलोड कर लो, जो एग्जाम में आ रहा है वही पढ़ लो टिक लगाकर। ठीक है, और ऑन डिमांड के बच्चे हो फिर तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिकी चीजें हैं इसके अंदर, बट आसान है। समझोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। मतलब रिजिड क्या होता है? रिजिड मतलब कठोर, है ना, हार्ड। रिजिड मतलब कोई हार्ड चीज। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, अभी हमने मोशन ऑफ पार्टिकल तो पढ़ा, मोशन ऑफ पार्टिकल तो हमने पढ़ा, तो रिजिड बॉडी क्यों भाई? देखो बच्चे, बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी का मतलब सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। बॉडी का मतलब होता है एक पार्टिकल का सिस्टम। रिजिड बॉडी का मतलब समझाता हूं सबसे पहले तुमको कि होता क्या है। आइए यहां समझते हैं। देखो, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है। ये आपका क्या है? सिस्टम है। क्या है बच्चे? सिस्टम। सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल है। इसको ही बच्चे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिजिड बॉडी। इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। इसके अंदर देखो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये इस पूरे पार्टिकल को क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं, सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल कहते हैं। अब ये रिजिड कैसे हो जाता है बच्चे? जब ये मूव करता है, जब मान लो वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, और ये मूव कर कर यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक है बच्चे, यहां पहुंच गया। तो अगर इसका ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जब अपना डिस्टेंस चेंज ना करे, ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करे वही डिस्टेंस ये ट्रैवल करे, मतलब कि पार्टिकल का पोजीशन फिक्स, मतलब कि रिजिड बॉडी। जब कोई बॉडी, सिस्टम ऑफ अ बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करती है तो उसके पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल यहां पे है और एक पार्टिकल यहां है, मान लो ये पार्टिकल यहां है और एक पार्टिकल यहां है। इसका पेन का एग्जांपल लो। जब ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, देखो एक पार्टिकल यहाँ सामने और एक पार्टिकल यहाँ पीछे है। जब ये मूव करता है, जब ये मूव करता है तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है हमेशा ऑलवेज सेम रहता है। मान लो यहाँ मूव कर गया, यहाँ आ गया, तो अभी भी डिस्टेंस सेम है, पीछे आ गया, तभी ऐसे सिस्टम को, ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल करेगा तो इसके हर एक पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगे। मतलब बच्चे, अगर ये सिस्टम है और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो हर एक पार्टिकल, अगर ये सिस्टम पूरा x मूव करके वेलोसिटी v के साथ मूव करता है तो पूरा सिस्टम और पूरी बॉडी भी x ही ट्रैवल करेगा। और इसका आगे पढ़ेंगे कि मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एवरीथिंग इज कंजर्व्ड इन द रीजनल रिजिड बॉडी। मतलब रिजिड बॉडी के अंदर सब कुछ कंजर्व रहता है। आई होप आपको रिजिड बॉडी समझ में आया होगा। ठीक है, इतना ही है कि बॉडी का हर एक पार्टिकल, ठीक है, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है बराबर वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? A rigid body is the one of which the separation between the constituent particle does not change its motion। मतलब कि कोई पार्टिकल है, उसके बीच में जितना भी डिस्टेंस है, इसके अंदर जितना भी डिस्टेंस है आगे और पीछे में, ये ऑलवेज सेम रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे इसको कैसे भी मूव कर लो। ठीक है, इसको रैंडम मोशन मूव कर रहा है ये,
तो इसके पार्टिकल का डिस्टेंस हमेशा सेम है, उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब इस सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ट्रैवल कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब बोलेंगे ना इसका सेंटर ऑफ मास की, बोलेंगे इसकी वेलोसिटी ना बच्चे इसको मैंने फेंका ऐसे, तो मान लो इसको फेंका मैंने 100 मीटर पर सेकंड के जो स्पीड पर, तो क्या बोलेंगे इसका जो स्पीड था इस पार्टिकल का हो सकता है अलग हो, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड था 100। मतलब मैं जब भी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं तो मतलब ये ठीक है करते हैं तो बच्चे मतलब सेंटर ऑफ मास की बात ही करते हैं। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, क्या यहाँ होगा, क्या यहाँ होगा कि सेंटर में होगा, तो क्या ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देखो दोनों को पास, दोनों को क्या करो पहले ऐसे पैरेलल रख लो, ठीक है, और पैरेलल रख के दोनों को पहले पास पास लेके आओ, जहां पे ये बैलेंस कर गया, ठीक है। अभी तो ये छोटा है थोड़ा, ये देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास है। देखो अब ये देखो इधर थोड़ा भारी है, थोड़ा मोटा सा है, तो सेंटर ऑफ मास, अब मैं बताता हूं आपको, जिधर बॉडी देखो सेंटर ऑफ मास दो बॉडी के बीच में आती है, सेंटर ऑफ मास दो बॉडी के बीच में आती है, तो जो बॉडी ज्यादा भारी होगा सेंटर ऑफ मास उसके पास होगा, सेंटर ऑफ मास उसके पास होगा। फॉर एग्जांपल बच्चे एक रॉड है, ठीक है ना, ये रॉड है और ऐसा है, ठीक है ना। अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहता हूं इसकी तरह, ठीक है, इसकी तरह, ये देखो सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है, सेंटर ऑफ मास यहां आ रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा है और ये कम है, कम ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर वाला पार्ट जो है बच्चे ये थोड़ा हैवी है, तो जो हैवी पार्ट होगा मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां लाई कर रहा होगा, यहां पे लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। बाकी हम अब देखेंगे कि अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है। देख लो ये रिजिड बॉडी है, Z1 Z2 और Z इसका सेंटर है, तो इसका बोला द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 1 and 2 आर द mgz1 और mgz2 रिस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट सेंटर C इज 2 mg/, ठीक है ना। तो मतलब कुछ नहीं पूछा, उसने बस सेंटर कैलकुलेट किया कि भाई सेंटर पे किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है, वो कैलकुलेट किया है, ठीक है बच्चे। अभी तुमको कभी भी ना कभी भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का बताता हूँ तुमको मैं कैसे करते हैं, ठीक है। देखो बच्चे क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बी है, और ये दोनों ही साथ में मूव कर रहे हैं, ये दोनों ही साथ में मूव कर रहे हैं, ऐसे इधर की स्पीड की ओर मूव कर रहे हैं ये। तो अब इन दोनों सिस्टम का क्या है, ये सिस्टम हो गया पूरा, अब दोनों साथ में चल रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर हो, कहाँ होगा, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका मास मान लो m1, इसका मास मान लो m2, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है। तो भाई यहां से सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ क्या मास आएगा, ठीक है, m1 प्लस, ठीक है, ये मोमेंटम कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मोमेंटम जो इसका होगा, जो इसका सेंटर पे होगा, ठीक है, m1 v1 m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ गया cm, ठीक। बाकी और एग्जांपल अभी आगे आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो देखते रहो पूरा एंड तक, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द पॉइंट सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड द ऑफ अ सिस्टम एज सच इज द मैथमेटिकली टूल, देयर इज नो फिजिकल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ मास। देखो भाई कोई बॉडी है ये, इसके अंदर मैं बता सकता हूँ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे कर दिया हमने, इसको कैलकुलेट किया और हमने निकाल लिया कि हाँ हाँ ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका
सेंटर ऑफ मास है। देखो सेंटर ऑफ मास पे आप कभी पॉइंट रख दोगे तो कितना बैलेंस लग रहा है ये, क्योंकि इसका सारा वेट जो है इसी पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है ना, इसी पॉइंट पर। ठीक, तो जो आपने देखा होगा फुटबॉलर लोग हाथ पे उंगली पर वो घुमा देते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल को, तो मतलब वो सेंटर ऑफ मास पर उसको घुमा रहे होते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि दोनों हैवी बॉडीज का मास उस पॉइंट पर लाई करता है, ठीक है। तो इफ द पार्टिकल विद द मास m1, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 विद रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, m2 अगर मास होगा, अगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैसे सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वही बता रखा है। कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 और z2 है, सो ऑन द सिस्टम का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए तुमको बताता हूँ। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ बताते हैं, जैसे हमने ये किया था, जैसे, ठीक है ना, अगर इसका पोजीशन ले लेंगे, क्या है ये मान लो पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा x1 m, यहाँ पे x2 और यहाँ मान लो ये आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक, ये एक सिस्टम है, ये मान लो z है, ये y है और ये x है, ठीक है बच्चे, ये मान लो 0 0 है। अभी क्या है बच्चे, ये मूव कर रहा है, ध्यान से देखना पूरा, आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना आ जाएगा। ठीक, ये पूरी कहानी है इसकी। मान लो बच्चे अभी ना ये पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट सी है, ठीक है। इसका पोजीशन है x1 y1 और z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और बच्चे इसका पोजीशन है x3 y3 और z3, ये तीनों क्या है, पोजीशन है। तो मान लो बच्चे हमने इमेजिनरी वैसे कनेक्ट नहीं करना है ये, लेकिन अपन ने क्या है, एक सिस्टमैटिक रूप से इसको क्या कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अपन ने कनेक्ट कर दिया, तो एक सिस्टम बन गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, तो हमने इस पॉइंट को CM ले लिया, क्या ले लिया, CM। अब CM को कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा इन बाकियों की तरह, तो अपन लेते हैं x y एंड z, ये तीनों क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, क्या बच्चे, कोऑर्डिनेट। अभी हमको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसका मास है m3, और हमको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है x कोऑर्डिनेट के लिए। तो कैसे करेंगे भाई, तो x पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, m1 x1 m2 x2 और m3 x3 अपॉन में m1 m2 m3, ठीक। फिर ऐसे करेंगे y के लिए, तो आएगा m1 y1 m2 y2 m3 y3, और यहाँ पे m1 m2 प्लस m3, ठीक। z के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा m1 z1 m2 z2 m3 z3, और यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 m3, ठीक है। ये बच्चे तरीका है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अभी मान लो बच्चे को कैलकुलेट करना पड़े, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट आ गया ना, ये x कोऑर्डिनेट है आपका, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, z कोऑर्डिनेट, ठीक। तो यहाँ से आप आपका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स, लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बोल दो, ऐसा बॉडी जिसके पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ऑलवेज सेम डिस्टेंस पे रहता है, कांस्टेंट पे रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
थोड़ा मैंने बिगाड़ सा दिया, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है ना। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अरे ये क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा आप लिख लो, ठीक है, काम आएगा बच्चे आपको ये। एंड मैं तो बोलूँगा बच्चे कि आप नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक। ये एम है, ठीक, ये ऐसे अब लिख लो, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल चैप्टर है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सीबीएसई में आप जो पढ़े, अगर कोई सीबीएसई का बच्चा मुझे देख रहा है तो आप पढ़ते होगे तो बहुत आसान लगता होगा आपको, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये लो, ऐसे उसको समअप कर रखा है, बस इसको समअप कर रखा है, सिस्टम तरीका वही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी टू काइंड, दो प्रकार का फोर्स बॉडी पे लगता है, अच्छा ठीक है। सम फोर्सेस कैन बी ड्यू ऑफ द सोर्स आउटसाइड द बॉडी एंड सम फोर्सेस आर द, देखो दो प्रकार के फोर्सेस लगते हैं किसी बॉडी पे, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं हूं, मेरे पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो ऐसा फोर्स जो बाहर से लगाया जाता है वो एक्सटर्नल फोर्स, और ऐसा फोर्स जो बॉडी के अंदर ही है वो इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो भाई अभी अभी तुमको समझाता हूं मैं। ये मान लो बच्चों, मान लो ये चैम्बर है, जो जो बॉर्डर दिख रहा है इसका आपको स्क्रीन का, ठीक है, ये चैम्बर है। अब मैं मूव कर रहा हूँ, अब मैं ऐसा ऐसा करके मूव कर रहा हूँ अपना, मेरा हाथ मूव कर रहा हूँ मैं ऐसे करके, तो बच्चे मैं मूव कर रहा हूँ तो दीवारों पे मेरा हाथ टकरा होगा, टकराएगा, लाइक रैंडम पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में, ठीक है, जिगजैग मोशन में। तो मैं इंटरनली बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, जो कि जो फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स जो है वो जीरो है। टोटल फोर्स, देखो मैंने इस दीवार पर फोर्स लगाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, इधर लगाया, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स जो लग रहा है एक्सर्टेड बाय द बॉडी के पार्टिकल द्वारा, वो जीरो है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है भाई, वो चेंज नहीं हो रहा है। रैंडम मोशन में जब भी बच्चे देखो, अगर ये रैंडम मोशन में है और आसपास सभी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो अगर रैंडम मोशन में होता है तो जो टोटल नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, तो इंटरनल फोर्स तो जीरो। अभी एक्सटर्नल देखते हैं, तो पूरे सिस्टम के ऊपर क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, तो भाई जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, तो वहां फोर्स ऑलवेज नेट फोर्स जीरो होता है, ऑलवेज नेट फोर्स जीरो होता है, ये फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम में फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। बहुत आगे काम आएगा ये चीज। अ फैमिलियर एग्जांपल विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फोर्स है। इसको नीचे गिराऊंगा, ये देखो, ये लिया, ये नीचे आ गया ना, इसके ऊपर कोई बाहरी ताकत लग रहा है, कोई बाहरी ताकत लग रहा है, वही तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फोर्स है। या फिर ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाए, कोई चंबुक ये लोहे का हो, चंबुक में चिपक जाए, ठीक है, जाए ऐसे करके चिपक जाए तो हवा में लटक जाएगा। या फिर ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, ठीक है ना, तो मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगे। Some other forces arise due to the interaction among the particle of the body. This is called the internal forces. मैंने बताया, अगर अंदर के पार्टिकल आपस में झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, कोलिजन करेंगे, ठीक है, दीवारों पर टकराएंगे, तो वो इंटरनल फोर्स। और बाहर से जो ग्रेविटी लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो ये सब क्या है बच्चे, वो है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल, तो वो सब क्या है, तो बच्चे जो बाहर से लग रहा है फोर्स वो है एक्सटर्नल फोर्स। आगे बढ़ जाते हैं। अब फैमिली एग्जांपल ऑफ द कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा सेंटर ऑफ अ बॉडी मूव एज थ्रू द इंटायर मास ऑफ अ बॉडी वी आर लोकेटेड एट द पॉइंट एंड इट एक्टेड अपॉन बाय द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जब भी मूव करता है उसके सारे पार्टिकल पर बराबर फोर्स लग रहा होता है। लोकेटेड एट द पॉइंट इट एक्टेड अपॉन सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब सेंटर ऑफ मास में जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, देखो हर पार्टिकल पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास पे सारे फोर्सेस का सम लग रहा है, सारे फोर्सेस का सम लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है बच्चे, ये फोर्स, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। ठीक है बच्चे, ये एक सिस्टम है। मान लो बच्चे इसके ऊपर ना F फोर्स लग रहा है F1, इसके ऊपर F2, इसके ऊपर F3, ये हमारा F4 एंड बहुत सारे, और Fn फोर्स लग रहा है। तो टोटल फोर्स होगा, फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू Fn, F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn। दिस इज कॉल्ड द, मतलब सारे फोर्सेस का सम सेंटर ऑफ मास के फोर्स के बराबर होता है। जो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा वही सब फोर्स के बराबर होगा। भाई ये तो बड़ा ये वही चीज है बच्चे। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। अब बच्चे कुछ ना एग्जांपल्स हैं कि अलग अलग बॉडी में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। ठीक है, अलग अलग बॉडी में, अलग अलग सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है भाई। लेकिन इस रॉड में सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होता है। ये सब फॉर्मूला होगा, बहुत इजी रहता है बट एग्जाम में बहुत कम आता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि चलो एंगुलर मोमेंटम बताओ, ये सब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर देख लो, अगर कुछ ऐसा फिगर है सेंटर ऑफ मास ट्राइंगुलर, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जूम हो जाएगा कि नहीं हो रहा। ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ थ्री मीडियंस, मतलब कि कोई ट्राइंगुलर प्लेट है तो उसका जो सेंटर ऑफ जो मास होगा, मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब कि कोई ट्राइंगुलर प्लेट है ऐसा। ठीक है ना, ट्राइंगुलर प्लेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मीडियन यहाँ पे है, इसका मीडियन यहाँ है, इसका मीडियन, मतलब इसका मीडियन ये रहा। तो ये कहीं एक पॉइंट होगा जहां पे ये मीट कर रहे होंगे तीनों। ठीक है, इस पॉइंट में कहते हैं सेंटर ऑफ मास, सीएम। सीएम सेंटर ऑफ मास, इस ऐसा कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है इसने। आगे कहता है भाई कि अगर कोई पॉलीगोन हो, क्या हो, कोई पॉलीगोन हो तो रेगुलर पॉलीगोन और सर्कुलर प्लेट एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ फिगर, मतलब कि अगर कोई पॉलीगोन हो, कोई पॉलीगन हो, चलिए यहां पे हम देखते हैं। ठीक है, कोई पॉलीगन है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे हम ये ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पॉलीगन है, 5 साइड से इसके अंदर। तो इसका जो सेंटर होगा, इस पूरे का जो सेंटर होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। इसका सेंटर मान लो यहां से कैलकुलेट, अरे बच्चे ठीक है, इसका मान लो सेंटर ये रहा, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, और ये यहाँ से गया। तो ये इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ये इसका क्या रहेगा, मतलब किसी भी पॉलीगन का सेंटर, पॉलीगन का पॉलीगन ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर, जो ज्योमेट्री में जो सेंटर आता है वही उसका सेंटर ऑफ मास। तो जनरली बच्चे, जनरल केसेस के अंदर जो भी हमारा ज्योमेट्रिक्स का सेंटर होता है वही हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। फॉर एग्जांपल एक बात और बताता हूं, देखो बच्चे ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है। चलो हम इसको ड्रॉ करते हैं यहां से। ठीक है ना, यहां से ड्रॉ किया, ये हमने रिंग ड्रॉ किया। ठीक है, रिंग ड्रॉ किया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं सेंटर में होगा, जो इसका रेडियस है, जो एक्चुअल इसका सेंटर है ना, जो एक्चुअल इसका सेंटर है वो इसका सेंटर ऑफ मास, वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है CM, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास भी यही है। ठीक, सेंटर ऑफ मास भी यही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत इजी है, समझ में ना आया ऐसा कुछ है ही नहीं। अब सिलेंडर और स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ फिगर। ठीक है, अगर सिलेंडर देखा है आपने, सिलेंडर दिखता है कैसा है भाई, यहां तो दिख नहीं रहा, यहां दिखते हैं, यहां है। ठीक है, अभी स्फीयर पता कैसे दिखता है, स्फीयर
अभी हमने गोला बनाया ये, ठीक, तो कुछ ऐसा दिखता होगा ना यहाँ से, मतलब कि पूरा स्पेयर है ये, गोला, गोला कहते हैं ना, गोला, स्पेयर, तो स्पेयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में होगा। कहाँ होगा? ज्योमेट्रिक सेंटर में। जनरली केसेस में बच्चे ज्योमेट्रिक सेंटर में ही होता है, ठीक है। अब सिलेंडर बनाएंगे भाई, तो सिलेंडर कहाँ बनाए? तो भाई भी बनाते हैं बच्चे सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर बनाएंगे, तो ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सिलेंडर बना दिया ऐसे करके, ये सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हाइट h है, ठीक है, ये r है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? तो मान लीजिए इसका सेंटर, इसका सेंटर यहाँ आ रहा है, तो इसका ये CM होगा, ठीक। तो जो इसका सेंटर होगा, हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, वही जनरली में सेंटर ऑफ मास होता है। कभी कभी बच्चे कैलकुलेटर करने के लिए आ जाता है, आपको फिगर दे देगा, बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इंडिकेट करो, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? पिरामिड एंड कोन। पिरामिड और कोन का सेंटर कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ऑन लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स विद द सेंटर ऑफ बेस एट द h/4 एंड द क्या लिखा हुआ है, हाइट मेजर फ्रॉम द बेस। मतलब कि जो कोन होता है उसका सेंटर ऑफ मास हाइट का h/4 नीचे से, ठीक है, हाइट का h/4 नीचे से। चलिए हम ये भी बना के दिखाते हैं आपको। मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ना कि ये भूलोगे नहीं आप इसको, अगर मैं बना के दिखा दूंगा तो आप भूलोगे नहीं। यहाँ पे शेप दिया है क्या? वही रहा, ये कौन है, ठीक है बच्चे। अगर मैंने ये कौन ड्रॉ किया और इसका मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, और ये लाइन मान लो यहां से यहां तक ये h हाइट पर है, क्या है, h हाइट पर, तो कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पे अभी मैं h/4 नीचे से h/4, तो यहाँ पे आएगा h/4, कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट तक, ठीक, इस पॉइंट को h/4 बोलेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। चलिए और आगे देखते हैं, और क्या कुछ एग्जांपल है भाई दिया हुआ, ठीक है, सारे बता दूंगा आपको मैं। यहाँ पे क्या दिया है, कुछ सिमेट्रिक फिगर है, तो उसका जो है पॉइंट ऑफ एक्सिस पे होता है, सिमेट्रिक फिगर का पॉइंट ऑफ एक्सिस पे होता है। चलो ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको मैं, ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपका ये फिगर दिया हुआ है, ये रहा, ठीक, ये फिगर दे रखा है, ये रहा, हाँ ये फिगर दे रखा है, देखो ये रहा, ठीक, और यहाँ पे एक फिगर और दे रखा है ऐसे, ठीक है बच्चे। और अब हम क्या करते हैं इसको, ठीक, एक सिमेट्रिक फिगर बन गया। लग रहा है 3D फिगर, मेरे को थोड़ी बच्चे थोड़ी सी ड्राइंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा 3D फिगर है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो एक्सिस होगा, जो इसका एक्सिस होगा, जिसके एक्सिस पर ये घूमे वाले घूमेगा बिल्कुल बराबर मात्रा में, तो वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब इसी लाइन पर, इसी लाइन पर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। तो आप बना के देख भी सकते हो, आप बहुत से खुद भी बना सकते हो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक, और यहाँ बना लो एक, ऐसे बेंजीन रिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग। आपको जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। ठीक, तो कुछ 3D स्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बट ऐसा ही होता है, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके एक्सिस पर होगा, ठीक है ना, इसके एक्सिस पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बच्चे बहुत सारा है, ठीक है ना, और बाकी खत्म हो गया। अब ये ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, जब भी रिजिड बॉडी ऐसे मूव करती है, इस डायरेक्शन में ऐसे,
हॉरिजॉन्टली मूव करेगी और उसका बॉडी का हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन, जब भी बॉडी रिजिड बॉडी या रिजिड सिस्टम मूव करेगा तो बच्चे जो उसके हर एक पार्टिकल होंगे सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। अब देखो इतना ही समझने वाला है, बस यही समझना है कि जब भी बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में होगी तो वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगी और उसका जो हर बॉडी का हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हो गया ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशन मोशन में क्या होगा, सेम एंगल ट्रेवल करेगा, हर एक पार्टिकल सेम एंगल ट्रेवल करेगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल सेम एंगल ट्रेवल करेगा, ट्रांसलेशन मोशन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। रिजिड बॉडी का ईच पार्टिकल, एवरी पार्टिकल, बस इतना ही होता है। अभी यहाँ पे कुछ अंग्रेजी में लिखा होगा, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। When the rigid body move in such a way that all its particle move along the parallel path, its motion is called translational motion, ठीक है। कि मतलब भाई कि रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, चलिए रिजिड बॉडी बनाते हैं यहाँ पे। मान लो बच्चे ये रिजिड बॉडी है, तो इसका इच पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। ये मान लो V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, सारे पार्टिकल पैरेलली मूव करते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे कहते हैं भाई, मतलब आगे ही लिखा है इसमें, the motion of a rigid body in which the all constituent particle describe the concentric circular path is known as rotational motion। मतलब कि किसी रिजिड बॉडी का ईच पार्टिकल सेम एंगल ट्रेवल करे और सेम पाथ फॉलो करे तो उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। इसके अंदर एक आता है रोलिंग मोशन, एक आता है रोलिंग मोशन। तो ऐसा मोशन जिसके अंदर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों हो। अभी मान लो मुझे टायर घुमाया है कभी आपने, टायर, ठीक है। अभी बचपन में बहुत सारे बच्चे देख रहा तुम, वो साइकिल का टायर ले लेते हैं और ऐसे करके वो मारते हैं तो वो घूमता है, ज़्यादातर बच्चे करते हैं, ठीक है ना, बचपन में। या फिर आजकल तो, या फिर बच्चे आप बाइक भी चलाते हो तो बाइक का जो पहिया घूमता है वो रोटेशनल मोशन, और घूमते घूमते आगे चला गया बाइक ना, आपने एक्सेलरेट किया और वो आगे चला गया, तो पहिया भी घूमा और वो आगे बढ़ गया, पहिया भी घूमा और वो आगे बढ़ गया, तो उस केस में वो रोलिंग मोशन में आ जाता है। रोटेशनल मोशन, each particle of a body moving along the same path is called the rotational motion। और सेम each particle सेम एंगल ट्रैवल करता है सेम टाइम में। अगर एक सेकंड बॉडी मूव किया ऐसे, मतलब कि देखो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ये, अब मेरा हाथ तो पूरा 160 360 नहीं घूमता, लेकिन समझ लो रोटेशनल में घूम रहा है, ठीक है ना। ये पंखा देख लो, जब पंखा घूमता है तो जो पंखड़ी फर्स्ट वाला पंखड़ी है, पंखा है, जितना वो घूम रहा है उतना ही सेकंड वाला घूम रहा है, उतना ही थर्ड घूम रहा है, तो उस केस में वो रोटेशनल मोशन में है। मतलब ईच पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी इन अ रोटेशनल मोशन मूविंग ईच इक्वल एंगल विद द सेम पाथ और एट अ सेम पाथ, वो एक ही पाथ पर रोटेशनल मोशन होता है। रोलिंग मोशन में आगे भी बढ़ रहा होता है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा होता है। आगे भी बढ़ रहा है, देखो आगे भी बढ़ रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, ठीक है बच्चे, आगे भी बढ़ रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। जैसे कि गाड़ी, बाइक का टायर, ठीक है, रोटेशनल रोलिंग मोशन में होता है, ठीक है ना। तो तीन मोशन होते हैं, पहला हमारा होता है ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल और तीसरा रोलिंग मोशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं कैसे, पता होना चाहिए। तो वैसे फर्स्ट लॉ था न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, अगर पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, और अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगी, नेवरदलेस उसके ऊपर एक्स्ट्रा अलग से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तब अगर ये बॉडी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है तो ये इसी स्पीड पर रखने वाली, जब तक इस पर ब्रेक ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और ये बॉडी ऐसे ही हवा में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो छोड़ूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो ऑलवेज लगती है ना बच्चे, ग्रेविटी तो ऑलवेज लगती है ना। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो भाई mv², मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mv²। ठीक है, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई बताता हूँ मैं आपको। यहां देखो, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा भाई। तो यहाँ पे आएगा, इधर देखते हैं, v होता है वो ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है। जो v हमारा जो लीनियर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर के बराबर, आर क्या है, रेडियस, आर रेडियस के बराबर होता है। तो ये हम यहाँ पे, ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि m1 vi²/2 आया था यहाँ से, पीछे से, ठीक है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से, इसमें हम रख देंगे आर ओमेगा, तो बच्चे ये आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आई आएगा mr²। क्या आएगा, mr²। और हम पहले ही कैलकुलेट बता चुके हैं आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा 1r² mr² के बराबर होता है। r क्या है, उसका रेडियस या फिर उसका डिस्टेंस, ठीक है ना, और m तो मास है ही, ठीक। अब कुछ बच्चे, कुछ ये सिलेंडर है, कुछ हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है जिसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको आता है, आप खुद भी कर सकते हो। देखो बच्चे, कोई रिंग है, कोई रिंग है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा भाई। देखो ये रिंग है, ठीक है बच्चे, ये रिंग है, तो इसका डिस्टेंस r ये, और इसका मास m, तो mr², तो इसका आई क्या आ गया, mr²। ठीक है, हमेशा याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के बराबर होता है। r क्या है, उसका डिस्टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2r है, एक r ये है और एक r ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m/2 r1 + r2 का होल स्क्वायर। तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक। होल स्क्वायर नहीं आएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर आएगा, ठीक। तो अभी मान लो इसका करना है, तो बच्चे आप किसी का भी नहीं कर सकते, बस r की वैल्यू पुट करो एंड आंसर आ जाएगा, ठीक। बाकी आप ट्राई करके देखना, हो जाएगा, बस इजी है, ठीक। आप बच्चे ये देखना और सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ लर्न करना है। हाँ, आपको हर फिक्स बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए कि स्पेयर का क्या होता है, तो 2mr²/5, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ अ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ठीक है, किसी रिजिड बॉडी का यूनिफॉर्म रोटेटिंग, बच्चे उसका इक्वेशन क्या होगा अगर कोई यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी है, तो मतलब अगर कोई रिजिड बॉडी मूव कर रही है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, क्योंकि थीटा अपॉन में टी इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है बच्चे हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए अल्फा टी। तो बच्चे ये वही इक्वेशन है जो हमने आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था, मैं आपको उसके सामने इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। S बराबर यू टी, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा V बराबर U प्लस ए टी, यहाँ पे आएगा बच्चे S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², ठीक है। और यहाँ पे आएगा बच्चे V² माइनस U² इक्वल टू 2AS, एंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो ये A दिख रहा है, यहाँ पे A नहीं है, एंगुलर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है बच्चे, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ये आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर पाओगे। मतलब जो हमने लीनियर वेलोसिटी के अंदर पढ़ा था वही हमारा एंगुलर वेलोसिटी में होता है, बस डिस्टेंस जब ट्रैवल करता है तो एंगल आ जाता है, एंड बच्चे v की जगह ओमेगा आ जाता है, t तो t सेम रहता ही है, और जहाँ पे a होता है वहाँ पे अल्फा आ जाता है, अल्फा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और आप यहाँ से देख सकते हो, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस। मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस कैसे, पहले इसको रीड करते हैं फिर समझेंगे कैसे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस स्टेट दैट
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द its center of mass is equal to the moment of inertia about its center of mass plus product of mass and square of perpendicular distance between the parallel axis. between the parallel axis बच्चे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि बच्चे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस अंग्रेजी में लिख रखा है, आपको समझना है कि I बराबर जो होता है IC प्लस MD स्क्वायर, IC प्लस MD स्क्वायर, इतना ही होता है। एंड बच्चे ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव करो। तो आप एक सिस्टम बनाओगे, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस खींचोगे, सेंटर ऑफ मास से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये देखो सेंटर ऑफ मास से एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक। उसके बाद एक डिस्टेंस डी पर एक और लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, पॉइंट पी बोल दो उसको। और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का मान लो मास m है, ठीक, और डिस्टेंस क्या है d, डिस्टेंस d दिया हुआ है। तो बस इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया c, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर, वही लिखा था यहाँ पे, प्रोडक्ट डिस्टेंस का तो स्क्वायर, मतलब कि I बराबर IC प्लस MD स्क्वायर होता है। एंड ये आता ही आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। कभी कभी बच्चे क्या होता है, आपसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इधर ड्रॉ करें, मान लो बच्चे ये कोई सिस्टम है, ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास C यहाँ है, और यहाँ से एक मैंने लाइन क्या करी, एक्सिस ड्रॉ कर दी, और एक और एक्सिस ड्रॉ करी जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है d, सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया I, इसका और इन पूरे सिस्टम का इनर्शिया फाइंड करेंगे, तो I इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर, और M क्या है, मास ऑफ अ बॉडी, इस पूरे बॉडी का मास M, D तो पता ही है, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बनाना आना चाहिए, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। एंड आगे बढ़ जाते हैं, एंड ऑलमोस्ट चैप्टर बच्चे ये खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर ये। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। मतलब कि परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब है कि अगर मैं किसी सिस्टम को कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दूं, तो एक दोनों कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, तो दोनों का सम करेंगे तो थर्ड के बराबर आ जाएगा। कैसे भाई, इसको भी देखो, बहुत इजी है भाई, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये ड्रॉ किया मैंने सेंटर ऑफ मास, इसका अब इसका ये बॉडी है, क्या है, रिजिड बॉडी है, कोई रैंडम रिजिड बॉडी, इसका हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। ये क्या, तीनों ही एंगल है, तीनों में देखो, देखते हैं ना, ये भी 90 डिग्री पर है, ये इसके 90 डिग्री पर है, और इसके 90 डिग्री पर है, ऐसा ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो जैसे कि दीवार का कोना होता है ना आपका, आप जहाँ बैठे हुए उसके दीवार के कोने पे देखो, ठीक है, 3 लाइन दिखेंगे आपको, वो 3 लाइन ऐसे ही है, तीनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब हम क्या बोल रहा हूँ बच्चे, कि ये अगर एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है और ये जेड एक्सिस पे है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस सिस्टम का परपेंडिकुलर, ये है क्या, परपेंडिकुलर थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम है ये, ठीक है बच्चे, ये क्या है, परपेंडिकुलर थ्योरम। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई जो आएगा आई एक्स प्लस आई जेड, और आई एक्स जो आएगा वो आएगा आई वाई प्लस आई जेड, और आई जेड जो आएगा आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसे आता है। तो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, और परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस का ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये आप देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है, पैरेलल एक्सिस पूछ लेंगे और परपेंडिकुलर पूछ लेंगे। पैरेलल एक्सिस ये रहा, पैरेलल एक्सिस ये रहा, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जाता है,
एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि अनदर एक्सिस है, पूरे का मास m है, डिस्टेंस इसका d है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सी मतलब सेंटर का एंड उसका d एम डी स्क्वायर करेंगे प्लस में, तो ये आ जाएगा i। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट इस पॉइंट के लिए, ठीक है, इस एक्सिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म है लगभग। अब बस एक टॉपिक आएगा टॉर्क एंड, अब बच्चे बस एक ही टॉपिक आएगा टॉर्क एंड कपल। ठीक है, टॉर्क एंड कपल, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, सॉरी बच्चे। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, तो जब भी तुमने दरवाजा देखा होगा, दरवाजा, उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तुम देखोगे दरवाजा ऐसे खुलता है ना, ठीक है, तो तुम देखना अगर दरवाजा यहाँ से हिंज है, यहाँ से बंधा हुआ है, ठीक है ना, आपका दरवाजा, घर का दरवाजे की बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से बंद करते हो, हाथ से ढका देते हो, तो आराम से बंद हो जाता है, और जब यहाँ से धक्का दो, यहाँ से, तो नहीं बंद होता है। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, फोर्स बराबर है, मान लो कि फोर्स बराबर है, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, जहां से हिंज है, जहां से बंधा हुआ है, उसका डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, टॉर्क उतना ही ज्यादा रहेगा। तो जो टॉर्क होता है, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, टॉर्क इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अ टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट, उसको टर्न करना, उसको घुमाना, फोर्स के घुमाने के इफेक्ट को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। एंड बच्चे आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये है हमारा लाइन, क्या है, ये लाइन है, ठीक। अब ये लाइन है, अभी मान लो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे ये है, मान लो इसको s ले लेते हैं, ये s। अभी मैं इस डंडे को यहां से पकड़कर घुमा रहा हूं, यहां से पकड़कर इसको घुमा रहा हूं, ठीक है। तो अगर यहां से घुमाऊंगा तो कम फोर्स लगेगा, और यहां से, अब मैं यहां से घुमाऊंगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ये s है, ये S1 है, और ये S2 है, तो S2 में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और S1 में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही टॉर्क होता है, यही टॉर्क होता है, ठीक है ना। यहां पर टॉर्क क्या आएगा, इसको टाउ से लिखते हैं, फोर्स इंटू S1, और यहाँ पर जो T1 आएगा, और यहाँ पे T2 जो आएगा, फोर्स इंटू S2 आएगा, और यहाँ पे F1 और F2 लगेगा। ठीक है, ये ऑलवेज बच्चे, ये ज्यादा टॉर्क, ये कम टॉर्क जनरेट कर रहा होगा और ये ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा। मतलब जो T1 होगा ऑलवेज T2 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा, वहां पे काम करना आसान, काम करना, जितना टॉर्क होगा बच्चे उतना ही काम करना आसान हो जाएगा, उसको घुमाना ज्यादा होगा, टर्न करना आसान। मैंने यहाँ पर लिखा था ना आपको, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं। तो जितना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, नोट डाउन कर लो, यही होता है। टॉर्क खत्म हो गया बच्चे आपका, और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो यही होता है टॉर्क। और टॉर्क जो है क्या है बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे एफ एस साइन थीटा आता है, क्या आता है, एफ एस साइन थीटा। अभी आ गया बच्चे, आपको टॉर्क समझ में आ गया। टॉर्क क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए एफ इंटू आर जो आ रहा है, या एफ इंटू एस जो आ रहा है बच्चे, वो एक एफ आर साइन थीटा दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और उसके डिस्टेंस ऑफ एक्सिस के इक्वल टू होता है, मतलब कि मल्टीपल। मतलब जो लीनियर मोमेंटम है और उसका जो डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के, उसके मल्टीपल के बराबर, या फिर उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू
उसका एक्सिस का डिस्टेंस क्या उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंड द लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड अ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं और ये बच्चा फॉर्मूला है, ठीक है। एल इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा एम आर स्क्वायर, और एल बराबर आई ओमेगा भी आ जाता है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है, आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना। अगर बच्चे हमने क्या बोला, जो एल हमारा जो है क्या है, एल एल हमारा जो है वो ओमेगा, नहीं सॉरी बच्चे, जो हमारा एल है बच्चे वो लीनियर मोमेंटम एम वी होता है, लीनियर मोमेंटम एम वी एंड उसके डिस्टेंस आर के बराबर होता है, ठीक है। पर यही बोला था ना हमने, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस आर का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। ये देखा था हमने, ठीक। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे, तो L जो इक्वल टू है वो R इंटू एम वी है, और हमने पहले पढ़ा है V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो L इज इक्वल टू आर एम आर ओमेगा, ठीक। ये सब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आएगा m, यहाँ से क्या आएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, क्या आएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो ये देखो बच्चे, यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा आ गया, ठीक है। L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा आ गया। अभी एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो एम आर स्क्वायर ये आई के बराबर होता है, तो L बराबर आई ओमेगा आ गया। तो आप ऐसे डिराइव भी कर सकते हो, ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस के बराबर होता है। आप कैलकुलेट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी आएगा मुझे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ हमेशा कंजर्व रहता है, और इसका वजह डेरिवेशन भी आता है, इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है। इफ देयर इज अ नो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब कोई टॉर्क बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है, तो उसका जो टॉर्क मतलब फोर्स, एंगुलर फोर्स जब लगता है तो उसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क जब एंगुलर में लगता है, तो जो फोर्स जब एंगुलर में लगता है तो उसको टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है एल डी अपॉन में डी एल अपॉन में डी टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि कंजर्व है, मतलब जीरो, मतलब डी का मतलब चेंज, एल चेंज हो रहा है, मतलब इनिशियली पॉइंट पे और फाइनली पॉइंट पे एल चेंज हुआ, लेकिन वो जीरो रहा, उसका घटाया, मतलब इनिशियल घटाया और फाइनल घटाया, फाइनल में से इनिशियल जब घटाया तो जीरो आया, मतलब कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जीरो मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ बच्चे, मतलब कि मैं बोलूँगा मैं आज 50 किलो का हूँ और 10 दिन बाद भी 50 किलो का हूँ, ठीक है। तो बोलूँगा कि भाई मेरे में चेंज कितना आया, तो तुम बोलेगा सर आप आज 50 किलो के थे, 10 दिन बाद 50 किलो के थे, तो घटाएंगे तो जीरो आएगा बस। तो यहाँ भी डी एल का मतलब भी वही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एल बाई टी का मतलब भी यही है। और जब ये देखो डी एल बाई डी टी जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या है, किसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो जीरो आता है, कांस्टेंट का। किसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं कि तो हमारा जीरो आता है। तो कांस्टेंट का जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो जीरो आता है। 5 का डेरिवेशन करना जरा, जीरो आएगा, 10 का करो जीरो आएगा। तो मतलब कि dl बाई dt इज जीरो, मतलब कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। और ऐसे उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो,
एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल मानोगे, उसका आप आई ओमेगा लोगे एंड आई ओमेगा आप करते जाओगे 3-4 एन तक ले लोगे, ठीक है। उसको बच्चे करके देखना आप, बहुत आसान है। एक सिस्टम बनाओगे आप, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बनाओगे ऐसा, ठीक है, और उसको आप 4 पार्टिकल लेना, M1 M2 M3 और M4 और Mn, x1 x2 x3 x4 और xn लेना, ठीक है। और उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है, तो इनिशियल और फाइनल ऑलवेज कंजर्व कर देना उसको। फिर अब इसने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, तो लीनियर मोमेंटम इनटू आर, लीनियर मोमेंटम इनटू आर, अब दोनों को आर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको इधर से लेके आओ, जब आप देखोगे तो जीरो आ रहा होगा, तो जीरो आ रहा होगा, तो जो नेट फोर्स जो होता है, जो नेट फोर्स वो भी जीरो होता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, कंजर्व रहता है ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, और नेट फोर्स भी जीरो रहता है। अब दिस मीन्स दैट देयर इज अ नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कोई एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता है और ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, दिस प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ कॉल्ड अ एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि व्हेन एंगुलर मोमेंटम इज अ कंजर्व एंड देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम जब कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, तो हम कहते हैं दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड बच्चे इसको ड्राइव भी कर सकते हो आप, ठीक है, इसको ड्राइव करने की कोशिश करना, एंड नहीं होगा तो बच्चे कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा। लेकिन बच्चे इस चैप्टर में इतना था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एग्जाम में आ जाता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एग्जाम में आता है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, किसके ऊपर एग्जाम्पल आते हैं, क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो मुझे करना कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो पूरा देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, करके देखोगे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका बच्चे स्क्रीनशॉट लेना है आपको। पहला क्या है, पोजीशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म सॉलिड बॉडी, सो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, उसका पोजीशन क्या होगा, तो भाई डायमीटर पे होगा, रेडियस पे होगा कि सेंटर ऑफ स्फीयर होगा, तो पहला सेंटर ऑफ स्फीयर पे होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताओ कौन सा करेक्ट है, ए बी की सी और डी। टॉर्क बराबर आर डॉट एफ होता है, नहीं, टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर कौन सा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आर क्रॉस एफ एक वेक्टर है, तो बी इसका आंसर होगा। ऐसे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, इजी है भाई। तो बच्चे आपको पता है, ये मैं क्यों नहीं बताता हूँ, ये आप खुद करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि समझ में, हाँ भाई मैंने 1 घंटा मैंने दिया, जो समझ में आया, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप तो मतलब समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, पहला है, कैन अ बॉडी इन अ ट्रांसलेटर मोशन हैव एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन, कोई अगर ट्रांसलेशन मोशन में है कोई बॉडी, तो क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, तो ट्रांसलेशन मोशन में कोई एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, बताना है। तो भाई अगर वो रोलिंग मोशन में है तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, बाकी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आंसर ढूंढ के लिखो भाई, नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो और चैप्टर खत्म है। आज बच्चे नोट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मांग लो, को दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर नोट्स चाहिए आपको तो ठीक है, मुझे नोट्स चाहिए तो क्या करना है, QR कोड स्कैन कर लेना आप, यहाँ से आपको शो कर देता हूँ। आज तो काफी टाइम लग गया बच्चे, ये QR कोड स्कैन कर लोगे, ठीक है, आपके पास ये नोट्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, एंड वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद। लेकिन बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, एंड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बच्चे बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, मेरे बोलने से भी वर्क डन होता है। फिजिक्स कहता है कि खाली डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन होता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है,
जब आप थोड़ा क्वांटम फिजिक्स थोड़ा और फिजिक्स के अंदर डीपली पढ़ोगे, ठीक, क्लासिकल फिजिक्स और पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वर्क डन हो रहा है, मतलब कहाँ हम कर रहे हैं। तो बच्चे सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मुझे वीडियो में इतना था, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर भी करना, और पढ़ लो भाई, एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।